नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लगातार आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य का यह जो आधुनिक काल है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल का जो प्रवेश द्वार है भारतेंदु युग अर्थात पुनर्जागरण काल से संबंधित या भारतेंदु युग से संबंधित हमारा वीडियो लगातार जारी है। उसी श्रृंखला में आज हम तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। पिछले दो वीडियोज़ में जो इस प्रकार का आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस प्रकार से आप लोगों का कमेंट्स देखने को मिल रहा है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आइए आज का यह जो हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में देखते हैं। तो आपने देखा जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग का जो नामकरण है, भारतेंदु युग की जो समय सीमा है, इन सब चीज़ों के विषय में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है। आज हम भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं इनके विषय मैंने पीछे भी चर्चा की थी। एक सूत्र के माध्यम से भारतेंदु युग के कवियों के विषय में बताया था। लेकिन जब हम भारतेंदु युग के एक एक कवियों का अध्ययन करने जा रहे हैं तो देखिए हम यहाँ पे भारतेंदु मंडल के 6 कवियों को, 6 रचनाकारों को, 6 साहित्यकारों को लिए हुए हैं। बाकी मैंने इस सूत्र के माध्यम से आपको 9-10 रचनाकारों के विषय में पिछली वीडियो में बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा आपको पता है जो भारतेंदु युग है, जब भारतेंदु युग को पढ़ते हैं, भारतेंदु युग के विषय में सुनते हैं तो आपने देखा है भारतेंदु युग के केंद्र बिंदु में बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मध्य में रखते हुए उसके साथ उनके मंडल के जो अन्य साहित्यकार हैं या उस मंडल के जो अन्य कवि हैं, किस प्रकार से हम भारतेंदु को ही सिर्फ मान लीजिए समझ करके अन्य लोगों के विषय में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिनके जन्म ईस्वी के आधार पर जो कि 1850 है, इस 1850 के आधार पर ही भारतेंदु युग का नामकरण किया गया, भारतेंदु युग की शुरुआत की गई। तो यह जो भारतेंदु युग का नामकरण किया गया, भारतेंदु युग की जो शुरुआत की गई 1850 से बिगिनिंग मानी जा रही है। आप देखिए 1850 से आप 2 साल पहले चले जाइए तो 1850 से 2 साल पहले जाएंगे तो 1848, और 1848 में भारतेंदु युग के एक सशक्त हस्ताक्षर पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ है। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु जी से 2 साल बड़े थे। आई होप बात सुना रही होगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में पैदा हुए और 1850 से ही यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जा रही है। तो यह जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में जितने साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनके विषय में जब हम अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर उन सभी का जो जन्म ईस्वी है, उस जन्म ईस्वी को हम देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक एक रचनाकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ। 1850 से 2 साल पहले अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। तो 1850 में 2 घटाएंगे तो 1848, और फिर देखिए 1848 से 4 साल पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो भारतेंदु से 2 साल बड़े अंबिका दत्त व्यास और भारतेंदु से 6 साल बड़े बालकृष्ण भट्ट। तो 2 साल घटाया 48 पहुंच गए और 4 साल घटाया 44 पहुंच गए। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया था वो हमारा कवर हो गया। तो भारतेंदु से बड़े 2 कवियों का नाम मैंने आपको बताया। एक है पंडित अंबिका दत्त व्यास जो कि 2 साल बड़े थे, और दूसरा मैंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट जो कि 6 साल बड़े थे। तो इस प्रकार से अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म ईस्वी याद कर लेते हैं तो अंबिका दत्त व्यास की जन्म ईस्वी हमको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट की जो जन्म ईस्वी है उसे भी हमें याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 1850 तो 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, और 1848 में अंबिका दत्त व्यास, और 1844 में बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा लेफ्ट साइड का कवर हो गया। अब देखिए ये दोनों लोग बड़े हैं, भारतेंदु से बड़े हैं अंबिका दत्त व्यास, और बालकृष्ण भट्ट भी
बालकृष्ण भट्ट भी बड़े हैं। अंबिका दत्त व्यास केवल 2 साल बड़े हैं और बालकृष्ण भट्ट 4 यहाँ 2 यहाँ 4 2 6 साल, टोटली 6 साल बड़े हैं, चूँकि 1844 और 1850। अब देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में देखेंगे जब हम 1850 भारतीयों का पता है, 1850 में 5 एक बार हमें जाना पड़ेगा। 1850 में हमने 5 ऐड किया। 1855 में बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का जन्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जो है वो भारतेंदु जी से 5 साल छोटे हैं। 5 साल क्या है? छोटे हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से 5 साल छोटे हैं। अब देखिए जब हम 1855 पहुंच गए तो जस्ट 1 साल बाद 1856 और जस्ट 1 साल बाद 1857, तो एक से मतलब 1855 में प्रेमघन जी का जन्म हुआ, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ और 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से देखिए अगर हम भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडल के कवियों के विषय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम इस ट्रिक के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से 6 कवियों का जन्म आसानी से पता कर सकते हैं, या फिर इन भारतेंदु मंडल के जो 6 कवि हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन रचनाकार उन साहित्यकारों में कौन सबसे बड़ा है, कौन किस दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर है, कौन चौथे नंबर पर है, उनका क्या सीक्वेंस है, हम इनको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे बड़े बालकृष्ण भट्ट हो गए, उनसे छोटे पंडित अंबिका दत्त व्यास हो गए, उनसे छोटे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से छोटे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हो गए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन से छोटे प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए और प्रताप नारायण मिश्र जी से छोटे ठाकुर जगमोहन सिंह जी हो गए। और मान लीजिए भारतेंदु युग में या भारतेंदु मंडल में और भी रचनाकार हैं, तो मान लीजिए आगे हम पढ़ेंगे तो उनको भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट 6 रचनाकारों को लेकर के क्लियर है। तो अब देखिए जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, उन भारतेंदु मंडल के कवियों में जो सबसे सीनियर हैं, जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो सबसे पहले आ रहे हैं, उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो हम बालकृष्ण भट्ट के विषय में यहाँ पे अध्ययन करते हैं, बालकृष्ण भट्ट के विषय में देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी जिनका जन्म 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जिनका जन्म 1844 में हुआ था और उनके अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1914 में हुई है, 1914 में। तो 1844 में पैदा हुए और 1914 में एक्सपायर कर गए, इनका स्वर्गवास हो गया। और अगर मान लीजिए बालकृष्ण भट्ट जी के जन्म स्थान की बात की जाए, वे कहाँ पर पैदा हुए थे, किस स्टेट में पैदा हुए थे, किस जिले में पैदा हुए थे, तो उनका जो जन्म स्थान है वह प्रयाग या प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, जो भी ऑप्शन में होगा, जो भी मान लीजिए प्रश्न का उत्तर दिया गया होगा अपनी जगह क्या होगा, सही होगा। और ये प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। अब देखिएगा अगर बालकृष्ण भट्ट के पिताजी की बात की जाए, उनके पिता का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। तो क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। इसी प्रकार देखिएगा इनकी उपाधियां, तो यह जो बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट को जो उपाधि दी गई थी वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनको जो उपाधि दी गई है गद्य प्रधान कविता का जनक। तो हिंदी साहित्य में गद्य प्रधान कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में गद्य प्रधान कविता का जनक बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। तो ये तो बात होगी उपाधि की। उसके बाद देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनका जो संपादन का कार्य है। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने संपादन के क्षेत्र में जो कार्य किया था वह हिंदी प्रदीप नामक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था, इलाहाबाद से ही। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का प्रकाशन किया और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेम पुंज नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया है। तो ये तो बात हुई प्रकाशन की। अब देखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं,
बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को भी परीक्षाओं की दृष्टि देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ मैंने उनकी रचनाओं के विषय में एक छोटा सा सूत्र दिया है, 100 नूर, 100 नूर। तो देखिए ये सूत्र है 100 नूर, और इस सूत्र से आप अभी 3 रचनाओं को, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए 100 से हो गया 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। और इसी प्रकार से देखिए नूर का जो नू है उसका है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। तो 100 से 100 अजान एक सुजान। नूर का जो नू है उसका हो गया नूतन ब्रह्मचारी, और नूर का जो र है उसका अर्थ हो गया रहस्य कथा। तो यह जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी ने जिन रचनाओं को लिखा है वो रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो उनकी रचनाओं का एक छोटा सा सूत्र मैंने आपको यहाँ पर दिया, 100 नूर। तो 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। इसके साथ साथ इनकी और भी रचनाएं हैं जिनको हम एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाओं का जो सूत्र है वह सूत्र किस प्रकार से डिस्क्राइब कर। तो देखिएगा यह जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचनाएं हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा। इन रचनाओं के अलावा देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से उनकी अन्य रचनाओं के विषय में बताने का, समझाने का प्रयास किया है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है वेद का शिक्षा, बाल विवाह रेल का विकट खेल है। तो हमारे जो वेद हैं वे वेद हमें शिक्षा देते हैं कि बाल विवाह जो है वह रेल का विकट खेल है, अर्थात बाल विवाह जो है वह हमारे लिए हानिकारक है, खतरनाक है। तो इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं कि यह जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाओं को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेद, वेद को आप जब तोड़ेंगे तो वेद में 2 अक्षर आपको मिल रहे हैं, एक है वे और दूसरा है द। तो वे का यहाँ पर जो मीनिंग है वेणी संहार, वेणी संहार। यह जो रचना है यह रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऐसे ही वेद का जो द है, द से है दमयंती स्वयंवर। तो दमयंती स्वयंवर जो है वह भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। आगे चलते हैं। तो वेद हो गया, क है, क का मतलब है कलिराज की सभा। तो कलिराज की सभा यह भी बालकृष्ण भट्ट जी का, यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। उसके बाद फिर देखिएगा शिक्षा हो गया, क से कलराज सभा हो गया, शिक्षा, शिक्षा से शिक्षा दान, शिक्षा दान यह भी एक रचना है, एक नाटक है बालकृष्ण भट्ट जी का। उसी प्रकार से आगे चलते हैं तो यहाँ पे शिक्षा हो गया। अब देखिए बाल विवाह, तो बाल विवाह दोनों को साथ में रखना है, इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं जोड़ना है। बाल विवाह यह भी एक नाटक है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए अंत में लिखा गया है रेल का विकट खेल। तो यह जो रेल का विकट खेल है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है हिडन है, कुछ भी छिपा नहीं है, एक रचना है, रचना का नाम है रेल का विकट खेल। तो यह जो रेल का विकट खेल नाटक है इसको भी किसने लिखा है? तो इसको भी बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो आप देखिए मैंने जो बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाओं के विषय में चर्चा की, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, वेणी संहार, दमयंती स्वयंवर, कलिराज की सभा, शिक्षा दान, बाल विवाह, रेल का विकट खेल। तो इस प्रकार से यह जो भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उन कवियों में स्पेशली मैंने बालकृष्ण भट्ट जी के विषय में चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तो हम चर्चा करेंगे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में। तो सबसे सीनियर जो थे बालकृष्ण भट्ट जी थे जिनके विषय में मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की। उसके बाद ऐसे क्रमशः अंबिका दत्त व्यास,
फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्रीनाथ चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, और फिर मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। तो हम क्रम से सीनियरिटी के आधार पर, जन्म ईस्वी के आधार पर लोगों की चर्चा करते जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।